हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट, TGT PGT एस्टेट और HPSC के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है उसमें जो फर्स्ट पेपर होगा वो स्क्रीनिंग टाइप का होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो स्क्रीनिंग जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव में होगा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जो KVS, NVS, DSSB यानी कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे रीट हो, चाहे राजस्थान का कोई पेपर हो, चाहे टेट हो किसी भी स्टेट का, तो सभी के लिए है जो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप UGC नेट, TGT PGT एस्टेट या HPSC द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता देना चाहती हूं कि हमने TGT PGT एस्टेट की सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू कर रखी हैं। दिसंबर में एस्टेट का पेपर होगा सन 2024 में, तो उसके लिए अभी तक हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग 14 क्लासेस डाल दी हैं। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो इसके रिगार्डिंग हमने अभी तक 35 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, यानी कि यूनिट नंबर 5 हमने पूरा कर लिया, यूनिट नंबर 6 हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और सेम सिलेबस UGC नेट का है, तो अलग से वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हम इतनी वीडियोस डाल चुके हैं। अगर ये सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो TGT PGT एस्टेट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सारी वीडियोस आपको इकट्ठी एक ही जगह पर मिल जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से मैंने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसके अंतर्गत ये सभी 35 वीडियोस संग्रहित हैं, तो आप वहाँ से जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर दिन नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, हिंदी विषय से अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मेरे ये इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो उन क्लासेस के साथ साथ मैंने ये सोचा है कि जो टॉपिक हमने अपने चैनल पर पूरे करवा दिए उसी के हम कुछ MCQs भी साथ साथ करते रहें, ताकि आप सभी अंदाज़ा लगा सकें कि आप लोगों की तैयारी कितनी है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये उम्मीद करके चलती हूँ कि जो भी मैंने क्लासेस डाली हैं, ठीक है, सिलेबस आने के बाद तो आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी और आप ये MCQs करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो शुरुआत करते हैं। और आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है हमारा, तो जो प्रैक्टिस सेट 1 है ये, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 है और इनकी भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी अलग से, तो वहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। लेकिन इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो भी चैनल पर नया है या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर दिन कैंडिडेट नए जुड़ते हैं और मुझे हर रोज़ नई बात बतानी पड़ती है। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो और बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपकी वीडियो एक भी नहीं छूटेगी, ठीक है। तो सीक्वेंस से कंटिन्यूस तरीके से आप लगातार अपनी तैयारी कर सकते हैं। शुरुआत आज की इस वीडियो में मैं 40+ आपके क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और TGT PGT एस्टेट के लिए मैंने हिंदी भाषा से संबंधित लेक्चर जो है टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया था, तो मैंने सोचा कि वहीं से मैं इसके MCQs आज स्टार्ट कर देती हूं। उसके बाद हमारे चैनल पर आदिकाल भी हमारा आज संपूर्ण हो गया है, तो उसके बाद आदिकाल की MCQs लेकर आऊँगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए और अपना आंकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो शुरुआत करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। और सबसे पहला ही प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। जैसे इसमें प्रश्न ये पूछा है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा
संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, आपको वो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर में बताना है। बाकी थोड़ा सा इस क्वेश्चन की डिटेल बताना चाहूंगी कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान की जब आप बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत और भाग नंबर 17 में आपकी 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगर भाषाओं वाली वीडियो आपने देख रखी है तो आपको अच्छे से आती होंगी। मैंने ये भी बताया था कि जब संविधान बना था उस समय 14 ही भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई, तो वो सारी मैंने बता दी थी। उसके बाद अगर हिंदी विषय से संविधान के अंदर कोई जिक्र मिलता है तो वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, वो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में हिंदी भाषा से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। तो इसका आपको आंसर बताना है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अगर ऑप्शन पढ़ते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये सभी में मैंने बताया था 348, 345 जैसे किसी में उच्चतम न्यायालय से संबंधित जानकारी है, ठीक है, तो किसी में कुछ है भाषाओं से संबंधित है, किसी में विधानसभा की भाषा के बारे में है। तो ये सारी एक बार आप वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, आंसर सी इसका राइट होगा 343, अनुच्छेद 343, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? देखो यही प्रश्न यहाँ पर आ गया है जो मैंने अभी तक बताया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में, यहाँ पर अनुच्छेदों कहा है, उस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो वो अनुच्छेद हैं, कौन से हैं? जैसे अब तो आप बता ही दोगे, तो ये अनुच्छेद आपके नहीं है किसी भी काम के। ऑप्शन 3 आपके कट हो जाते हैं। 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का प्रावधान किया गया है। तो आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर्सन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया हुआ है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आई हूँ कि ये कौन सी परीक्षा में और कब पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी में कौन सा पश्च स्वर है। देखो पश्च स्वर का मतलब ये है कि तालु के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो स्वर तो आपको पता है हमारे 11 ही हैं। तो तालव्य के अग्र भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है, मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है, और पश्च मतलब पिछले भाग से, तालु के पिछले भाग से कौन से स्वर का उच्चारण होता है। तो प्रश्न नंबर 3 का आपको आंसर बताना है, इसमें सही आंसर बताना है। इसे आप बोलकर भी, इनका उच्चारण कर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप पहले अपना राइट आंसर टिक कीजिए, वीडियो को रोक ले बीच में, और जब आपका डिसाइड हो जाए कि हाँ ये राइट आंसर है, फिर उसके बाद आप मेरे साथ टैली कर सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए सही आंसर है। जो जीभ के पिछले भाग से, यानी कि अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, 3 भाग हैं। तो पश्च का मतलब जो पिछले भाग से बोला जाता है वो आ है। तो यानी कि आ का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ के पिछले भाग पर जोर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप सारे ऑप्शन पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। ऑप्शन ए है, ये जब मैंने भाषा की वीडियो बताई थी तो शायद ही मैंने कोई वीडियो छोड़ी होगी जिसमें इस क्रम की मैंने बार बार आवृत्ति ना करवाई हो, आपको बार बार पुनरावृत्ति ना करवाई हो। तो ये आप देखें, सबसे पहले है ऑप्शन ए में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो आपको बताना है इसमें से। सबसे पहले इसका राइट आंसर बता देती हूँ। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, और इसमें से भी अभी आपको 4 ही दी गई हैं। मैंने एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले आ जाएगा संस्कृत, और उसके बाद आ जाएगा पाली,
और फिर आएगी प्राकृत, यानी कि संस्कृत का से थोड़ा सा विकसित रूप, जो प्राकृत रूप, जो थोड़ा संस्कृत के बाद जो इससे थोड़े से उलट पुलट या थोड़ा सा परिवर्तन होकर जो भाषा आई वो पाली आई, और पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी हिंदी। तो हो सकता है अगली बार आपको संस्कृत भी दे दे और पूछ लें, ठीक है। तो ये इसका एक बिल्कुल सही क्रम है। तो यहाँ पर संस्कृत नहीं था, पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये चारों ऑप्शन जो हैं ऑप्शन ए के अंदर दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये चाहती हूँ कि जिस निस्वार्थ भावना के साथ मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ और बिल्कुल कोचिंग के तरीके से आपको क्लासेस भी दे रही हूँ, तो आपका भी ये थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लाइक एंड दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, बस बदले में और कुछ नहीं चाहिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। अब आपने अगर ये वीडियो भी नहीं देखी है, जैसे कि वर्ण से संबंधित, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो जो वर्ण विचार है इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, और इतनी अच्छे से डाल रखी है कि एक एक ट्रिक के साथ एक एक चीज़ समझाई गई है। तो आप देखेंगे जैसे कि पश्च वाला क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और उसके बाद ये भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी ये सब कुछ दिया हुआ है। तो टीजीटी पीजीटी एस्टेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो वर्ण वाली क्लासेस आप वर्ण विचार पर जरूर जाकर देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ समझा रखा है। तो प्रश्न को ध्यान से देखें। दो प्रकार की हमारे पास ध्वनियाँ होती हैं, एक सघोष और एक अघोष। तो सघोष जो संघर्ष के साथ उच्चारित होती हैं, अघोष जिसका उच्चारण करते वक्त किसी प्रकार का कोई घोष यानी कि जो आवाज़ है वो किसी प्रकार की, यानी कि जो स्वर तंत्रिकाएँ हैं किसी अन्य स्वर तंत्रिकाओं को स्पर्श नहीं करती, वो अघोष कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। तो आंसर आपको बताना है, नीचे कोट कुछ दिए गए हैं इस प्रकार से। तो इसका आंसर आपको अपना टिक कर लें सबसे पहले, और क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है। तो क वर्ण जो है वो कहाँ से उच्चारित होता है, क का आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा अघोष सघोष, एक होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर पहले आपको बता देती हूँ, या फिर आप अभी तक आपने सुमेलित कर लिया होगा। तो ए का जो आंसर होगा वो होगा क जो वर्ण है वो अघोष है, ठीक है, क वर्ण है वो अघोष है, और अल्प अघोष अल्प प्राण है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, जैसे कि क, ख, ग, घ और ड़, ये 5 वर्ण हैं। तो ये वर्ग है एक पूरा, कवर्ग जिसे बोलते हैं। तो इसका ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम वर्ण है। तो 1, 3, 5 जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं, 1, 3, 5 अल्प प्राण। तो क क्या है? 1 है, पहले नंबर पर है, तो आपको पता है कि ये अल्प प्राण होगा, ठीक है। ए क्या है? अल्प प्राण है, और पहला जो दूसरा है वो अघोष भी है, पहले दूसरे जो वर्ण हैं वो अघोष हैं, और 1, 3, 5 जो हैं अल्प प्राण हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये अघोष और अल्प प्राण है। तो ए का हो जाएगा चौथा, और बी का हो जाएगा ख जो है ये दूसरा। तो सेम आपका 1, 3, 5 अल्प प्राण बताया था पहला, और दूसरा अघोष बताया था, तो ख दूसरा है, तो अघोष तो है ही है, अघोष तो है। लेकिन 1, 3, 5 अल्प प्राण थे, यानी कि 2 और 4 महाप्राण थे, तो ये दूसरा है, तो ये महाप्राण है। आप जब चैनल पर वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग, ये तीसरा है, तो अल्पप्राण होगा। 1, 3, 5 अल्पप्राण बताए थे मैंने, ठीक है। और ग का जो बच गया वो आपका जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहला क का 4,
क का 4, ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों आप वीडियो पे जरूर जाएं, ठीक है। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भाई ये और वीडियो मुझे एक डालनी पड़ेगी, और बाकी तो आपको पता ही होगा हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी ग्रंथ लिखे। अब देखो एमसीक्यूज में इसलिए करवाने लगी हूँ कि हो सकता है हमारा आदिकाल और भाषा से संबंधित कोई टॉपिक छूट गया हो, तो मैं दोबारा डाल दूंगी, ठीक है। तो आज मुझे ध्यान आया कि हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी ग्रंथ लिखे, कुछ ग्रंथ तो हमने कर लिए थे जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन है और गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, तो ये तो हमने कर लिए थे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के ग्रंथ लिखे थे, तो वो भी हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, एक वीडियो और डाल दूंगी मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको राइट आंसर बताना है, और इसमें भी कुछ कूट दिए गए हैं, तो मिलान करना है आपको, बताना है कि कामता प्रसाद की इनमें से कौन सी है। तो और जिस ऐसे प्रश्नों को आपको किस प्रकार से हल करना है, जो आपको आता है उसे आपको सबसे पहले करना है, जो आता है वो आपको सबसे पहले करना है। तो कामता प्रसाद का जो है वो कौन सा है, इन्होंने आपको पता है कि हिंदी व्याकरण लिखा था। जैसा कि जब हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं और या व्याकरण के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, तो कामता प्रसाद जी का नाम आता है कि कामता प्रसाद जी ने स्वरों की संख्या इतनी मानी, व्यंजनों को इतना माना। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करूं, किशोरी दास वाजपेयी, तो इन्होंने लिखा था हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन। प्रश्न नंबर 6 पे आप खुद भी अपना टिक कर लें। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखा था, किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा था हिंदी शब्दानुशासन, और उदय नारायण तिवारी का बताना है आपको। इसका भी बहुत नाम आता है, जब आपने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल के अंतर्गत, तो कई बार उदय नारायण तिवारी का नाम आता है। तो सी, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो ये इन्होंने लिखा था। और राम विलास शर्मा का है भाषा और समाज। तो इस हिसाब से आपका कूट हो गया, ए का दूसरा और बी का चौथा, ए का दूसरा और बी का चौथा, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना है आपको, रामविलास शर्मा, इनमें से मान लो आपको एक आता था, तो एक आता था रामविलास शर्मा भाषा और समाज, तो आपको देखना है डी का तीसरा, तो डी का तीसरा यहीं पर दिया हुआ है। और भी ऑप्शन आप देख लें, तो डी का तीसरा आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। डी का तीसरा एक तो बी ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आपका कट हो जाता है। इसके बाद अगर आपको एक और भी आता है तो आप थोड़ा सा इसे आसानी से कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन भी अगर आपको आता है, जैसे कि, ठीक है, ये मतलब एक ट्रिक है, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को जो है ऑप्शन को कट करके अपने आंसर को सही चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न नंबर 7 है। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है। मतलब मुंडा भाषा कौन से उस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये छोटा नागपुर में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 7 का डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 8 हमारा आता है, देखो यही है, पहले आप चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियोस में आप चेक कर लें। तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके देखेंगे तो 2-3 महीने बाद ही आपको जो है ये वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इनकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूं या फिर इन्हें एस्टेट वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुमेलित करना है, स्वर ध्वनियाँ कौन सी है, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी है और अघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग है हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क ख ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये हमारे वर्ग हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्पप्राण होता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, फिर यहाँ पर तो दूसरा भी है, पहला, क, त,
पै और टे, कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और टवर्ग। देखो देख रहे हैं ना आप ये सारा, तो ये क्या है, ये पहली है, पहला पहला वर्ण है, तो 1 3 5 ये अल्पप्राण होते हैं, तो सीधा मिला दो भाई, ए का क्या हो जाएगा, सी का तीसरा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का आपको राइट आंसर चूज करना है। उसके बाद स्वर ध्वनियां बताइए, तो आप सभी को दिख रहे होंगे अंग ए और ए, आई, ओ, ये क्या है, ये आपकी स्वर ध्वनियां हैं। उसके बाद तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं, कवर्ग कंठ से, कंठ के बाद फिर चवर्ग तालव्य से ही आता है। और अघोष ध्वनियां कौन सी हैं, ये और देख लें, तो अघोष पहली और दूसरी मैंने अघोष बताई थी, पहली और दूसरी, तो क, ख, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये इसमें आप देख रहे हैं कि सारी दूसरी ध्वनियां हैं, तो ये अघोष है। ठीक है, और जो बच गई आपकी कंठ, तालव्य, कौन सा रह गया, क, ख, ग, ये कौन सा है, फिर 4 ऑप्शन है, बाकी इसमें 5 हैं। तो इतने से आप अपने आंसर को पहले चूज करें। आपके पास मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देती हूँ ये। तो हमने क्या बताया था, जैसे कि कैसे ऑप्शन को कट करना है, 1 3 5 अल्पप्राण बताए थे, 1 3 5 अल्प प्राण थे, तो ये पहले एक है, तो सी का तीसरा, सी का तीसरा देखिए आपके एक ही ऑप्शन में है, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। और डी का कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ये अघोष ध्वनिया जो है ये दूसरा मैंने बता दिया था, और ए का जो है चौथा हो जाएगा। स्वर ध्वनिया ये मैंने आपको बता दिया था, तो बी का कौन सा हो जाएगा, पांचवा, ये तालव्य ध्वनिया है। कवर्ग जो होता है ये कंठ से इसका उच्चारण होता है, और चवर्ग जो है ये तालव्य से इसका उच्चारण होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो आप मेरी हिंदी व्याकरण, मुझे पढ़ाने का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, आप मैंने जो वीडियोस डाल रखे अलंकार, समास, रस, छंद और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इसके ऊपर डाल रखे हिंदी व्याकरण की, जैसे कि संज्ञा भी पढ़ा रखी हैं, सरनाम भी पढ़ा रखे हैं, विशेषण भी पढ़ा रखे हैं, और साथ में ये भी बता रखा है परीक्षा उपयोगी प्रश्न के हिसाब से पढ़ा रखे हैं, ये नहीं कि बच्चों के लेवल का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। यानी कि ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है, कौन सी कहाँ पर बोली जाती है, इस हिसाब से आपको सुमेलित करना है। तो आपको बताना प्रश्न नंबर 9 का, तो ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो ब्रज भाषा बोली जाती है अलीगढ़ के क्षेत्र में। ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था, बोलियां और उनके क्षेत्र, तो अगर आपने वो पढ़ी होंगी तो आप जरूर बता देंगे। भोजपुरी कहाँ पर बोली जाती है, तो आपको पता है ये बिहार की है, और आप थोड़ा सा तुक्का मारना चाहें तो बिहार में जो जगह है वो छपरा नामक जगह जो है बिहार में ही है। मैथिली सी जो भाषा है, मैथिली कहाँ पर बोली जाती है, तो ये दरभंगा में बोली जाती है। और अवधी कहाँ पर बोली जाती है, डी का ऑप्शन 2 है, ये सही आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ इनमें से, प्रश्न नंबर 9 का बताना है आपको। ए का चौथा, तो ए का चौथा, और बी का पहला, ये बी का पहला हो गया, तो यही ऑप्शन सही है। सी का पांचवा, तो ये बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे थोड़ा सा भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है, जो ग्रिम संबंधी नियम है वो किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 का थोड़ा सा नया प्रश्न है, तो ये किस भाषा, जर्मनी भाषा की ध्वनियों से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। फिर से वही हमारे पास प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 12 का आपको सही आंसर देना है और बताना है बांगरू कहाँ पर बोली जाती है। तो बांगरू तो आपको पता है हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, और हरियाणा का यहाँ पर एक ही जो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, तो सीधा आप मिला देंगे ए का पांचवा। तो ए का पांचवा हम ऑप्शन देखते हैं और पहले ऑप्शन को कट करते हैं। तो ए का पांचवा ए ऑप्शन में ही है, और आप देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो अब आपको आंसर सीधे तौर पर पता
चल गया होगा। तो थोड़ा सा तुक्का भी लगाना सीखें। अगर आपको नहीं पता, तुक्का मीन्स दिमाग लगाएं आप। भोजपुरी बिहार की है, फिर मैंने बताया ये छपरा में आ जाएगी। कुमाऊनी कहाँ पर बोली जाती है, तो सी का ये अल्मोड़ा, नैनीताल, उधर पहाड़ी बोली जाती है। और डी का कौन सा हो जाएगा, खड़ी बोली जो है मेरठ की तरफ बोली जाती है। तो प्रश्न नंबर कौन सा था ये, प्रश्न नंबर 12 का जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है, इसका प्रश्न नंबर 13 का आंसर आपको देना है। प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा इसका ब्राह्मी लिपि से। नागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा भाई ये ब्लर होगी तो माफ़ी चाहूँगी ये, क्योंकि जब मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ उस समय नहीं पता चलता है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, प्रश्न नंबर 14 का बताना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बोली जाती, आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो मैथिली नहीं बोली जाती, अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है और ब्रज भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में मैथिली नहीं बोली जाती। ठीक है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था। 15 का आंसर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को नामकरण दिया। उसके बाद है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी का जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था, सॉरी राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई थी। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ आपको सुमेलित करना है, वही बतानी है आपको। तो कन्नौजी किस में पढ़ी थी, हमने जब पश्चिमी हिंदी पढ़ी थी तो पश्चिमी हिंदी की एक बोली कन्नौजी थी, और कन्नौजी से किसका था ये, सॉरी हाँ हड़ौती बंगाली, ये तो है नहीं। तो इसमें ऐसे प्रश्नों में फिर से आपको वही करना है जो इसका सबसे ज़्यादा आपको सही आता है वो आपको करना है। तो इसमें आ जाएगा हड़ौती, ये राजस्थान में बोली जाती है। और उसके बाद थोड़ा सा इसका ऑप्शन देखेंगे, कूट देख लेते हैं। ए का तीसरा, जैसे कि थोड़ा मुझे इसका ए का तीसरा ध्यान में आ रहा है, तो तीसरा अगर देखें तो अब आपके पास दो ऑप्शनों में है बी और सी, यानी कि ए कट हो गया और डी कट हो गया। तो तीसरा है, तो डी जो अगला आप मिलाएंगे आपको देखना है। नेक्स्ट जो है कन्नौजी कहाँ पर बोली जाती है, तो कन्नौजी जो है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हड़ौती कहाँ पर बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है। और गढ़वाली बघेली, ये अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी थी ना, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ पहले, फिर आप इसे मिला सकते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए का तीसरा है, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा और बी का चौथा। और गढ़वाली जो है आपको पता है ये उत्तराखंड में ही बोली जाती है, और कन्नौजी जो है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका मिला सकते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को, कुछ शब्द आपके पास दिए गए हैं और उनके हिसाब से आपको बताना है। मैं थोड़ा इसे और छोटा कर देती हूँ। प्रश्न नंबर 18 का आंसर देना है, तो कौन सा इसका सही है, प्रश्न नंबर 18 का बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। करो, ओकारांत और उकारांत और औकारांत और आकारांत, ये मैंने बताया था कि इनमें से कौन सी बोली बांगरू पढ़ाई थी जब भी बताई थी कौन सी आकारांत है, तो ये आकारांत है, ये औकारांत है, ये उकारांत है और ये ओकारांत है। यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर औ की मात्रा है और यहाँ पर आ की मात्रा है लास्ट में। तो इन्हें कहते हैं कि जो शब्द जिस मात्रा से अंतिम खत्म होता है, अंतिम स्वर जो होता है उसी से वो अरांत आकारांत मतलब बोला जाता है, जिस स्वर से उसका अंत होता है। ठीक है, तो इनका आपको मिलाना है। तो ए का कौन सा हो जाएगा, इनमें से मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए का है करो। तो ओकारांत बहुला कौन सी बताई थी मैंने, जो ब्रज है वो ओकारांत बहुला है। ठीक है, ए का चौथा ऑप्शन हो जाएगा।
प्रश्न नंबर कौन सा है ये? प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का बताना है आपको। तो ए का ऑप्शन 4, सॉरी बांगरू, बांगरू मैं ब्रज ये लगा दिया था, बांगरू जो है ये ओकारांत है। बी का हो जाएगा इसमें से करहु उकारांत, ये अवधि। और करो सी का हो जाएगा ऑप्शन 5 ब्रज। और करा ये कौन सा हो जाएगा? डी का दूसरा, ये भोजपुरी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इनको मिलाना है और वो जरूर पढ़ लें वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर आपको बताना है। तो योग वशिष्ठ। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो बताना है योग वशिष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? मतलब शब्द रचना किससे बनती है? उपसर्ग से बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं, संधि से बनते हैं ना। तो आपको बताना है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर बताना है। तो शब्द, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा पद। तो धातु से भी शब्द बनते हैं, प्रत्यय से भी बनते हैं और उपसर्ग से भी बनते हैं। अब शब्द पद से क्यों नहीं बनते? क्योंकि शब्द और जो पद है ना, ये एक जैसे ही होते हैं। जब शब्द वाक्य के अंतर्गत प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है, और जब वाक्य से बाहर कोई शब्द होता है तो वह शब्द कहलाता है। लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम प्रश्नों को करते चलेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये भी थोड़ी सी ऐसी लग रही है, नीचे साफ है, 2 ही प्रश्न थोड़े से ब्लर हैं, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए प्लीज़। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है, रूप साधक प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 21 का, तो इसमें बचपन, मातृत्व और एकता और लड़के, तो लड़के जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है, 21 का बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो 22 का आपको सही ऑप्शन बताना है। इन प्रश्नों को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि जो कूट है वो आपको दिखाई दे जाए। तो प्रश्न नंबर ए का आपको थोड़ा सा और चलती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अब बताना है आपको ऑप्शन ए, जसुमती हरि पालने झुलावे, ये पंक्ति किसकी है? ये बताना है आपको कौन सी भाषा की है। तो ये पंक्ति है ब्रज भाषा में। तेई अवसर एक तापस आवे, तेज पुंज लघु बयस सुहावे। तो बी का जो बताना है ये कौन सी भाषा में है? ये अवधि में है। और अति रंग स्वामी सुमिली, अति रंग स्वामी सुमिली रति, तो ऑप्शन सी का जो है ये थोड़ा सा सू वगैरह बोल के राजस्थानी बोलते हैं, और डिंगल भाषा मैंने बताया था आपको। और दक्खन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है ला। तो डी का जो है, सॉरी ये मैंने गलत मिला दिया शायद, ए का आ जाएगा। प्रश्न नंबर कौन सा है ये? 22। तो 22 का आपको सही आंसर देना है। तो ए का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ये ब्रज में है जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। बी का जो है ऑप्शन जो है 5वां, ये बिल्कुल सही है। सी का यानी कि कूट ए ही इसका सही है। सी का 1 है, ये डिंगल में है। और जो डी ऑप्शन है उसका ये दक्षिणी में लिखा गया है, दक्खन है, जैसे कि यहाँ से भी पता चल रहा है दक्खन नगीना अंगूठी का, तो ये दक्षिणी भाषा में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा के रूप से सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 23 का भी आपको सही आंसर देना है। प्रश्न नंबर 23 का सही बताना है आपको। तो अयेयु ये कौन सी भाषा का है? तो ये पाली में है। और आइल, उसी शब्द को आइल कौन सी भाषा में बोलते हैं? तो ये भोजपुरी में। और आवा इसको कौन सी भाषा में बोलेंगे? तो ये जिसको पता है वो थोड़ा सा इसे पता तो क्या है, वो जिस क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो इस प्रश्न को पहचान लेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 का जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ए का तीसरा ये अपभ्रंश में है। थोड़ा सा इस तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपभ्रंश में किस प्रकार की रचनाएं थी। ठीक है,
आइल किस में बोला जाएगा, बी का पांचवा, ये भोजपुरी में है। ठीक है, आवा सी, तो सी का हो जाएगा पहला, ये अवधि में आओ, जैसे कहते हैं ना आ रहा हूँ आओ, आयो। ठीक है, ये आया शब्द है ये, जैसे हम हरियाणवी में आया बोल देते हैं, आया मतलब आ रहा हूँ। डी ऑप्शन हो जाएगा, डी का दूसरा, तो ये आयो ये ब्रज में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये भाषा से संबंधित था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न इसमें आपको शामिल मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो। प्रश्न नंबर 24 की मैम ये क्या संधि वगैरह ले आई, तो प्रश्न नंबर 24 का बताना है निरोग, नी प्लस रोग, तो ये आपको पता है विसर्ग संधि है, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा मुझे यहाँ दिख रहा है। और उसके बाद बताना है प्रत्येक, इस शब्द को तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि आपकी यण संधि है, क्योंकि आधे आधे स्वर आधे वर्ण के बाद अगर ये उ और ई आ रहा है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये यण संधि है। और उसके बाद सदाचार है, दीर्घाकार है, तो इनमें से कौन सी संधि है, ऑप्शन आपको पहचानने हैं, ए का तीसरा और डी का दूसरा, ए का तीसरा और डी का दूसरा, ये भी मुझे इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी का कौन सा हो जाएगा, दीर्घाकार, दीर्घाकार यानी कि दीर्घ संधि, जिसमें ए प्लस ए को जोड़ेंगे तो दीर्घ स्वर बनेगा आ, ई छोटी ई और छोटी ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ छोटे ऊ बड़े ऊ बनेगा, तो ये दीर्घाकार संधि का है। उसके बाद सी का हो जाएगा सदाचार, सत प्लस आचार, तो ये व्यंजन संधि का है। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का संबंध किससे है, 25 प्रश्न नंबर 25 का आपको राइट आंसर देना है। तो ये मैंने बताया था शोरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का संबंध है, शोरसेनी अपभ्रंश से। ये मैंने 5 जो प्राकृत की भाषाएं थी वहां पर बताई थी, तो ये शोरसेनी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं और आज हम 30 तक प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, ये भी मैंने अच्छे से बताया था। प्रश्न नंबर 26 का आंसर देना है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, तो जल्दी से बताइए, देश भाषा, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से वो प्रश्न आ गया है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आया था कौन सी भाषा से है, तो हमने जर्मनी किया था। अब यहाँ पर पूछ लिया कि किससे है इसका संबंध, यानी कि स्वर्णिम विज्ञान से है या अर्ध विज्ञान से है या बोली विज्ञान से या कोश विज्ञान से है। तो प्रश्न नंबर 27 का आंसर हो जाएगा स्वर्णिम विज्ञान। स्वर्णिम ये वाली ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि हम ये लगाते हैं ना स्वर्णिम ध्वनियाँ, तो ध्यान रखना है स्वर्णिम विज्ञान से इसका ग्रिम नियम का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, प्रश्न नंबर 28 का आंसर आपको बताना है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, प्रश्न नंबर 28, तो संस्कृत निष्ठ है या हिंदी उर्दू मिश्रित है, दक्षिणी हिंदी है या ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप बताना है आपको, प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा, ये यूजीसी नेट में खूब पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 29 का आपको सही आंसर देना है। तो यह और वह, ये रे ले वह, यह और वह ध्वनियाँ ऐसी हैं जो अर्ध स्वर में गिनी जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, और हो सकता है वह भी दे दे, तो वह भी अर्ध स्वर है। बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है, जल्दी से बताइए, बोली का लघुत्तम रूप, तो बताना है व्यक्ति बोली, सहायक बोली, उपबोली या वर्ण। तो इनमें से प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति बोली, जो आदमी बोलता है वही भाषा का लघुत्तम रूप है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है, प्रश्न नंबर 31 का आपको आंसर देना है कि द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से कौन सी है, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 31 का, तो जो कन्नड़ है जो दक्षिण की भाषा है, कन्नड़ भी दक्षिण की है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये आ जाती हैं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत। ठीक है, किस क्षेत्र, प्रश्न नंबर 32, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, प्रश्न नंबर 32 का आंसर आपको देना है। तो काशिका कहा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बनारस की जो बोली है ना उसे काशिका कहा गया है।
किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 32 का सी ऑप्शन सही होगा और ये 2010 में यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? भाई बताइए जल्दी से, जब मैंने पढ़ाया था वीडियो में तो बहुत साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो प्रश्न नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय भाषा परिवार की बतानी है आपको। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। बाकी भारोपीय परिवार की भाषा कौन कौन सी है? मराठी है, गुजराती है और हिंदी है। अब आपसे हिंदी पूछ ले कि कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? जल्दी बताइए। बोडो, मैथिली, डोंगरी, तो ये एक साथ जोड़ी गई थी, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली, तो इनमें से भोजपुरी नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा सी। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो बिहारी के अंतर्गत मैंने बताया था मैथिली, भोजपुरी, मगही। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? मैथिली, मगही और भोजपुरी, तो कौन सी आ जाएगी? इसमें कौन सी नहीं है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बुंदेली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? खड़ी बोली के लिए, तो ये प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर बताना है। तो खड़ी बोली जो था शब्द था, उसके लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 37। हिंदी वर्णमाला में अंग और ए क्या है? ये मैंने अपने पोस्ट में भी डाला था। आप चैनल की पोस्ट कम्युनिटी को भी चेक करते रहें, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं डालती रहती हूँ। तो हिंदी के अंदर दो ध्वनियाँ ऐसी हैं, अंग और ए, जिसे अयोग वा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 39 का बताना है आपको। और हिंदी भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को, हिंदी भाषा का कौन सा रूप किसने क्या कहा, ये बताना है आपको। तो दखनी का क्या आ जाएगा? कुतुब शाह, इसके प्रयोक्ता है कुतुब शाह। और बी का कोसली जो है, बी का आ जाएगा कोसली, किसने कहा? दामोदर पंडित ने। और ब्रजबुली किसने कहा? तो ये शंकर देव ने, सी का चौथा आ जाएगा। और उसके बाद संध्या भाषा किसने कहा था? ये भी आपको पता होगा, तो ये सरैपा ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 का आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस तरीके से ए का दूसरा, बी का पहला, तो बी का पहला, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो चारों अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। प्रश्न नंबर 40 का आंसर देना है आपको। प्रश्न नंबर 40 का कौन सा आ जाएगा? अपभ्रंश की उत्तरकालीन, तो इधर से पूर्व और इधर चलेंगे तो ये उत्तर, तो अव्वट आ जाएगी इसका आंसर। ठीक है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? जल्दी से बताओ, ये आसान से प्रश्न है। तो अपभ्रंश में कितने स्वर थे? ये ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। तो अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर बताना, तो उसमें 8 स्वर थे। और हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और वैसे परंपरागत रूप से 13 स्वर मान लेते हैं, लेकिन अंग और ए को स्वर में नहीं माना जाता, ये अयोगवाद के रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, मैंने बताया था आपको ये किस हिंदी प्रदेश में बोली जाती है, ये बताना है आपको। तो इसके मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत थी, तो बिहार में ही बोली जाएंगी। तो यहाँ से ऑप्शन कट करना बहुत ही आसान था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? प्रश्न नंबर 43 का आंसर बताना है। भाषाओं का जो परिवार में विभाजित किया गया है, तो उनका वर्गीकरण का आधार किसको माना था? तो इतिहास को माना था।
प्रश्न नंबर 43 का सी ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर 44 है, ये आपके काम की बात यहाँ पर आ गई है कि हिंदी का जो विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। तो ब्राह्मी लिपि जो है कितने पड़ावों को पार करती हुई आई, तो ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम बताना है प्रश्न नंबर 44 में। तो इसका राइट आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हमारे पास ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि आई, कुटिल लिपि, और फिर हमारे पास आई अपनी देवनागरी लिपि। तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में देवनागरी लिपि आई है, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन। तो इसे आप बिल्कुल समझ लें, रट लें या याद कर लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। ब्राह्मी ब्रह्मा गुप्त रूप से कुटिल रचना करते हैं, देवनागरी की ट्रिक भी आपको मैंने बता दी है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ आपको मिलाना है और इसका सही आंसर आपको बताना। फिर से मैं आपके इसके कूट आपको दिखा देती हूँ। और प्रश्न नंबर 45 का आपको सही आंसर चूज करना है। प्रश्न नंबर तो ए का धातु सिद्धांत, ये भाषा का उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ शामिल करना है। तो धातु जो सिद्धांत है ये न्यावर से जुड़ा हुआ है। इसका प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ए का 5वां आ जाएगा हेज, यो हे ओ सिद्धांत, ये किसने दिया था, तो इसका बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा ये न्यावर। और इंगित सिद्धांत किसने दिया था, तो इंगित सिद्धांत है ये रेवेज ने दिया था। और नया क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लें अच्छे से। और उसके बाद नेक्स्ट है डी का जो हो जाएगा दूसरा, सॉरी ये मैंने गलत तो नहीं बता दिया, सी का तीसरा, सॉरी इंगित सिद्धांत फिर से देख लेते हैं। ए ऑप्शन जो है धातु सिद्धांत किसने दिया था, तो ये मैंने राइट ऑप्शन आपको सी बताया क्वेश्चन नंबर 45 का। तो ए जो है धातु सिद्धांत है ये हेज ने दिया था, ए का 5वां। उसके बाद यो हे ओ सिद्धांत ये न्यावर ने दिया था, ऐसे याद रखना है। जो इंगित सिद्धांत है तो ये रोय ने दिया था, मैं यहाँ पर रेवेज लगा गई थी, राय ने दिया था। और जो संपर्क सिद्धांत है डी का दूसरा, ये दिया था रेवेज ने। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान कर लेने हैं। तो इतने ही प्रश्न आज की इस वीडियो में थे और आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।